अब्राहमिक रिलीजन ने नहीं हराया है भारत को। वो यहाँ क्रॉस लेकर नहीं आए थे। वो यहाँ क्या लेके आए थे? वो यहाँ गन लेकर आए थे। और गन रिलीजन से नहीं आई थी उनकी, गन साइंस से आई थी। और साइंस आई थी वैचारिक क्रांति से। भारत में वो वैचारिक क्रांति कभी होने नहीं पाई। तो अब तुम तलवार लेके खड़े होगे कि हमारी पारंपरिक तलवार है ये, और बाबा जी ने इसको आशीर्वाद दे रखा है। तुम तलवार लेके खड़े हो जाओगे वहां बंदूक के सामने, तो सॉरी। आचार्य जी, जैसे फेटलिज्म, रिचुअलिज्म, ट्रेडिशन और सब बातें समझ में आई कि अगर हमने वेदांत को समझा होता, गीता को समझा होता और लोक धर्म के रास्ते पे नहीं होते तो ये सब नहीं आता। बट एक बात समझ में नहीं आई कि जो लोग आए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स के लोग, टर्क, मंगोल या ब्रिटिशर्स, उनका जो फेथ सिस्टम है उसमें भी बहुत ज़्यादा कहानियां हैं, मान्यताएं हैं। तो वो क्यों मतलब छापाएं मतलब हमारे ऊपर, कंसिडरिंग कि वो भी कोई बहुत ऊंचा ज्ञान नहीं है अब्राहमिक रिलीजन्स में इन द बेस। तो इसका जो उत्तर है ना वो थोड़ा सूक्ष्म है। 12वीं शताब्दी के यूरोपियन भारत आते तो बहुत मार खाते, बहुत मार खाते। अंग्रेजों ने ही नहीं हराया है भारत को, रेनेसा ने हराया है भारत को। अब्राहमिक रिलीजन ने नहीं हराया है भारत को। फ्रीडम फ्रॉम द अब्राहमिक बैगेज, उसने हराया भारत को। जब तक चर्च छाया हुआ था यूरोप पर, यूरोप कुछ नहीं कर पाता। वो आपस में ही लड़ रहे थे, जैसे भारतीय आपस में लड़ रहे थे ना, वो भी आपस में लड़ रहे थे। और वहां भी डार्क एजेस चल रहे थे, डार्क मेडिवल एजेस वहां भी चल रहे थे। और फिर वहां पर आती है वैचारिक क्रांति, द एनलाइटनमेंट कहते हैं उसको, रेनेसा। लोगों ने सोचना शुरू किया, और सोच का मतलब सबसे पहले यही था, हमें धर्म की नहीं माननी, हमें नहीं माननी धर्म की। 13वीं 14वीं शताब्दी में उसके बिल्कुल कुछ बीज आए, और फिर 15वीं 16वीं शताब्दी आते आते वो सब बड़ा पेड़ बनने लग गया। वहां से फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आता है यूरोप में, उसने हराया है भारत को, उसने हराया है। लेकिन वो जो रेनेसा था उसमें अध्यात्म जैसी बात बहुत कम थी। हाँ, उसमें लिबरल वैल्यूज निश्चित रूप से थी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो यहां पे आए थे जो हमें हरा रहे थे, ये सब जो लिबरल वैल्यूज़ थी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, और इगैलिटेरियन वैल्यूज़ हो, जस्टिस हो, ये उससे प्रेरित नहीं थे। लेकिन रेनेसा का एक जो प्रोडक्ट था, साइंस, उसकी ताकत इन इन्वेडर्स के पास ज़रूर थी, इसलिए भारत हारा। बात समझ रहे हो? आपको जो यहां पर आकर हरा रहा है उसके पास क्रॉस नहीं है, वो क्रॉस की ताकत से नहीं हरा रहा है वो आपको। क्या आप बोल रहे हो कि अब्राहमिक रिलीजन है, उनके पास भी तो मिथ्स हैं, अपनी बिलीफ्स हैं, तो उन्होंने हमें कैसे हरा दिया? वो यहाँ क्रॉस लेकर नहीं आए थे। वो यहाँ क्या लेके आए थे? वो यहाँ गन लेकर आए थे। और गन रिलीजन से नहीं आई थी उनकी, गन अब्राहमिक रिलीजन से नहीं आई थी, गन साइंस से आई थी। और साइंस आई थी वैचारिक क्रांति से। भारत में वो वैचारिक क्रांति कभी होने नहीं पाई। भारत में वो वैचारिक क्रांति नहीं हुई। अब तुम तलवार लेके खड़े होगे कि हमारी पारंपरिक तलवार है ये, और बाबा जी ने इसको आशीर्वाद दे रखा है, आसमान से इस पर देव पुष्प चढ़े हैं। तुम तलवार लेके खड़े हो जाओगे वहां बंदूक के सामने, तो सॉरी। यही बात इस्लाम पर लागू होती है। आप आज का जो इस्लाम देख रहे हो वो बहुत भटका हुआ और बहुत विकृत इस्लाम है। क्रूसेड्स आपने सुने होंगे ना? 10वीं शताब्दी से पहले और 10वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम में भी एक ताजगी थी। इस्लाम आप आज जैसा देख रहे हो तब वैसा नहीं होता था। जो वहां सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। और उस समय पर ज़्यादातर जितने समाज थे उनमें बराबरी वगैरह थी नहीं, बहुत ज़्यादा हायरार्की थी।
नतीजा ये हुआ था कि उस समय पर इस्लाम बहुत तेजी से फैला। एक तो एग्रेशन, तलवार, और दूसरा कुछ फ्रेश वैल्यूज थी। इसलिए सिर्फ एशिया की तरफ ही नहीं फैला, यूरोप की तरफ भी फैला। क्रूसेड्स हुए थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, वो मुसलमानों ने जीते, वो जीते। बात समझ में आ रही है? और वही मुसलमान लेकिन हार गए जब फिर ईसाई लोग आए। वाजिद अली शाह कौन है? बहादुर शाह जफर कौन है? सिराजुद्दौला कौन है? ये लोग कौन है? ये मुसलमान ही है ना। पर ये बुरी तरह हारे, ये बुरी तरह हारे। क्यों? क्योंकि अब ये जिस ईसाई के सामने खड़े थे साहब, वो रेनेसां के बाद वाला ईसाई था, वो क्रूसेड्स वाला ईसाई नहीं था कि आप उसे हरा लोगे। रूस ने ऑटोमन एम्पायर को इतनी बार हराया, इतनी बार हराया। कैसे हरा लिया? तुर्की, ऑटोमन एम्पायर कैसे हरा लिया? तो आप जब अब्राहमिक बोल देते हो तो आप कौन से वाले अब्राहमिक की बात कर रहे हो? पहली बात मुसलमान की बात कर रहे हो या ईसाई की बात कर रहे हो? दूसरी बात रेनेसां से पहले वाले ईसाई की बात कर रहे हो, रेनेसां से बाद वाले ईसाई की बात कर रहे हो? जो 8वीं-9वीं शताब्दी का अरब था और तुर्क था उसकी बात कर रहे हो, या कि अभी 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के ये जो हमारे नवाब लोग थे इनकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? ये अलग अलग हैं। भूलना मत, जीत किसी लेबल की नहीं होती है, जीत ज्ञान की होती है। जिस भी लेबल के पास ज्ञान होगा वो लेबल जीत जाएगा। वो लेबल हो सकता है इस्लाम का, वो लेबल हो सकता है ईसाइयत का, वो लेबल हो सकता है भारत का। फर्क नहीं पड़ता लेबल क्या है, क्योंकि लेबल नहीं जीता है, न लेबल हारा है। सदा ज्ञान जीता है, अज्ञान हारा है। और आज हमें दिख भी रहा है वो इजराइल वर्सेस मुस्लिम जो वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड, उसमें वही चीज दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर इजराइल छाया हुआ है, हम उसके एथिक्स पर निश्चित रूप से बहस कर सकते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन में क्या कर रहा है, वो क्रूअल है, अनएथिकल है, ये सब बातें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इजराइल जिनसे लड़ रहा है, और हम जानते हैं जिनसे लड़ रहा है, वो सब मुस्लिम देश ही हैं। इस वक्त तो मुस्लिम देश कोई कोलिशन बना के नहीं आए हैं, सीरिया, लेबनान वगैरह को छोड़ दो। लेकिन जो पहले के जो वॉर्स हुए थे उनमें तो बिल्कुल घेर लिया था, उधर से लेकर के इजिप्ट से शुरू करके और जॉर्डन तक सबने घेर रखा था इजराइल को। इतना सा बित्ती भर का इजराइल कैसे जीत रहा था? इसको आप ये थोड़ी बोलोगे कि यहूदी ने मुसलमान को हरा दिया। ये लेबल ने लेबल को नहीं हरा दिया है, ज्ञान ने अज्ञान को हराया है, विज्ञान ने रूढ़ी को हराया है, विज्ञान ने मान्यता को हराया है। यह अलग बात है कि विज्ञान गलत हाथों में पड़ सकता है। हिटलर के पास भी विज्ञान था। विज्ञान गलत हाथों में पड़ेगा तो सर्वनाश करेगा, वो बात है। लेकिन ये बात फिर भी है कि विज्ञान में ताकत बहुत है। जिसके भी हाथ में पड़ेगा एक बार तो उसको जिता ही देगा। और विज्ञान कहाँ से आता है? जिज्ञासा से आता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा। मैं पूछूंगा, मैं जानूंगा, मैं ऐसे करके मान नहीं लूंगा बस ऐसा ही है क्योंकि लिखा हुआ है। लिखा भी नहीं हुआ है असल में, ऐसा ही है क्योंकि दादी ऐसा बोलती थी। ये आदमी हमेशा हारेगा जो कह रहा है ऐसा ही है क्योंकि दादी ने ऐसा बोला। प्रणाम आचार्य जी। मेरा भी ये कॉलोनियलिज्म से ही एक क्वेश्चन था। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ, अभी इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। तो वहाँ पे डी कॉलोनियलिटी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जिसमें मैंने पढ़ा कि अंग्रेज़ों के हमारे बारे में क्या विचार थे। एक थियोरी आती है उसमें वाइट मैन्स बर्डन, जिसमें वो कहते हैं कि वो उनका बर्डन था कि वो हमें सभ्य बनाए, क्योंकि हम वी आर बारबेरियंस। हम उसमें कई एक ऐसे है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हम राक्षसों जैसे दिखते हैं, हमारे लंबे लंबे नाखून होते हैं और हमारी कोई भाषा नहीं होती, हम बस साउंड्स तरह बोलते रहते हैं। तो एज समवन जो लोग सभ्य हैं,
ये उनकी ड्यूटी है कि वो हमें भी सभ्य बनाएं, और इसीलिए उन्हें हमें कॉलोनाइज करना चाहिए और उन्हें हमें सिखाना चाहिए। जो आ रहा है आप पे चढ़ने के लिए वो ये बोलकर थोड़ी आएगा कि मुझे इनकी जायदाद लूटनी है, मैं इसलिए आया हूँ। वो अपने आप को कुछ तो तर्क देगा, रेशनलाइज करेगा, जस्टिफाई करेगा। तो ये तरीका है, तो इसमें तो क्या ताज्जुब की बात है। आप कुछ भी करते हो, वो एसॉप्स फेबल्स हैं, उसमें वो भेड़िया है, ठीक है, भेड़िया यहाँ खड़ा हुआ है और नदी बह रही है ऐसे, और वहाँ देखता है मस्त एक मेमना, मुलायम, मोटा मोटा पानी पी रहा है। पर वो जो है जंगल, वहाँ जस्टिस चलता है ऊपर ऊपर। तो भेड़िया कहता है कि क्यों रे मेमने, तू मुझे अपना झूठा पानी पिला रहा है? मेमने, तू मुझे अपना झूठा पानी पिला रहा है? मेमना बोलता है, सरकार, पानी आपकी ओर से बह के मेरी ओर आ रहा है, तो मैं आपको झूठा पानी नहीं पिला रहा। तो बोलता है, अच्छा मेमने, तेरी माँ ने कल मुझे रात को गाली दी थी। बोलता है, सरकार, मेरी माँ को आप 1 महीने पहले खा चुके हो। तो भेड़िया बोलता है, बदतमीज मेमने, तू बहस बहुत करता है और उसको खा जाता है। बोलता है, तुझे बहस करने की सजा मिलनी चाहिए, तूने इतनी बहस करी मुझसे, इसकी सजा मैं तुझे खा जाऊंगा। तो कुछ तो अपने आप को तुम जायज ठहराओगे ना किसी तरीके से। इतनी लूट करी अंग्रेजों ने भारत में, तो क्या बोलें कि हम बारबेरियंस हैं और हम इतनी दूर आए हैं किसी को लूटने के लिए? तो उन्होंने फिर अपने आपको जायज ठहराने के लिए ये सब करा है। आप अगर कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ोगे, जो यूके में पढ़ाई जाती है आजकल, तो यही तो बोलते हैं कि हमने वहाँ पर जा कर के, देखो, ये अनसिविल और अनएनलाइटेंड लोग थे, हमने इनका बड़ा उद्धार करा। हमने इनको टेलीग्राफ दिया, हमने इनको रेलवेज़ दी, हमने इनको सड़कें दी, हमने इनको लैंग्वेजेस दिए, हमने इनको नेशनल आइडेंटिटी दी, हमने इनको पॉलिटिकल यूनिटी दी। इनकी जो बहुत सारी गंदी गंदी परंपराएं थीं, सती प्रथा, कास्टिज़्म, हमने उसके खिलाफ लिटिगेशन किया। तो वो ये सब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। आप अगर किसी अंग्रेज़ बच्चे से पूछेंगे कि कॉलोनिज्म क्या था, तो वो बोलेगा, इट वॉज अ ब्लेसिंग टू द एंटायर ब्लैक एंड ब्राउन वर्ल्ड। क्योंकि ये जो ब्लैक और ब्राउन लोग थे, इनको तो कुछ आता ही नहीं था, ये तो गंदे लोग थे, हमने जा कर के इन पर एहसान करा है। तो वो ऐसे करते हैं। हाँ, तो उन लाइंस में ही, तो जिस ऑफ कोर्स मैं एक इंग्लिश स्टूडेंट हूँ, तो मैं पूरी तरह से डीकोलोनियल नहीं हो सकती क्योंकि ये भाषा ही कॉलोनाइजर्स की है। पर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है हमें उसमें, और जिस तरीके से जो टीचिंग मेथड्स है वो खुद एक तरीके से कॉलोनियल है और डीकोलोनियलिटी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और मेरा ये सवाल है कि क्या ये और फिर एक तरफ मैं एक ऐसे पढ़ती हूँ कि हेल इंग्लिश द दलित गॉडेस बाय चंद्रभान प्रसाद। आप बहुत जिन डिटेल में से आप जा रही हैं, कोई नहीं जानता चंद्रभान प्रसाद को। आप बहुत एकेडमिक अंदर जा रही हैं। हेलो सर। सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे यूरोप में एक रेनेसांस आया या कोई रेवोल्यूशन आता है, तो वो किसी क्योंकि कोई अत्याचार हो रहा होता है या अनफेयर होता है किसी के साथ, वो ट्रिगर होता है। तो हम इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आई थिंक वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हाउ डू आई से ऑस्टेरिटी। उनके लोक धर्म में उतनी ताकत नहीं थी जितने हमारे लोक धर्म में ताकत है। तो रेनेसां ने उनके लोक धर्म को चुनौती भी दे दी, प्रोटेस्टेंट्स भी पैदा कर दिए। हमारा लोक धर्म बड़ा जबरदस्त है। सो बेसिकली हम कब ट्रिगर होंगे? क्योंकि वी हैव सीन अ लॉट। और क्या कर सकते हैं? एक बार मैंने कहा था कि इस देश की धरती को मेरे जैसे बहुत सारों का खून चाहिए, तब शायद आपको थोड़ा भरोसा आएगा कि आपको कुछ बदलना होगा। अभी तो मैं जो बोलता भी हूँ उसको आप अपने प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में ही इंटीग्रेट कर लेते हो। थैंक यू सो मच। मैं कोई बहुत उत्साहित थोड़ी रहता हूँ कम्युनिटी की हालत देख करके। मैंने क्या बोला होता है और उसको क्या समझा जा रहा होता है, वो एक साजिश होती है कि ये आदमी जो बोल रहा है वो ठीक लग रहा है, लेकिन जो हम मानते आए हैं उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो जो हम मानते आए हैं उसमें इस आदमी की बात को जोड़ लो, इंटीग्रेट कर लो। और क्रांति ऐसे इंटीग्रेशन से नहीं होती, क्रांति डिमोलिशन से होती है। आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो रहे। आप यहां कर लो बड़ी बड़ी बातें,
अभी शादी ब्याह का जैसे ही मौका आएगा तुरंत अपनी जात तलाशोगे, तो कौन सी क्रांति, काहे की क्रांति? नमस्ते आचार्य जी। जैसे मैं रिवॉल्यूशन की तरफ देखता हूँ, जैसे रेनेसां रिवॉल्यूशन आया था, ऐसे हिंदू धर्म में भी बीच बीच में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए हैं। तो आपने अभी जस्ट बोला कि लोक धर्म में इतना ताकत है, तो मुझे ये बात थोड़ा खटकता है कि जो गौतम बुद्ध ने प्रयास किया था, या जैसे भक्ति काल में भी है, बहुत बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है, तो क्या वो प्रयास में कुछ कमी रहेगी या लोक धर्म उससे, क्योंकि मुझे मतलब मैं मान नहीं पा रहा कि जो वेदांतिक ताकत है वो लोक धर्म से, मतलब लोक धर्म से कम है। तो नहीं, ताकत ना वेदांत में होती है ना लोक धर्म में होती है। ताकत होती है मानने वालों में। बहुत सारे मानने वाले खड़े हो जाएं तो ताकत हो जाती है, उनमें भीड़ निकल पड़ती है बहुत बड़ी, हो गई ताकत। वो तो आपके ऊपर है कि ताकत किसके पास होगी। और ज्यादातर लोग मानना उसी चीज को चाहते हैं जहां उनका स्वार्थ होता है, सुविधा होती है। तो लोक धर्म हमेशा 100 गुना ज्यादा बड़ी भीड़ लेकर चलता है। और इतना ही नहीं कि भीड़ है, उसके साथ सत्ता होती है, नेतृत्व होता है। बाबा ऐसे ही लोगों को नहीं बरगला लेते, बाबाओं के पीछे हमेशा राजा होता है। मैं कहा करता हूं ना, बाबा जी, सेठ जी, नेताजी। तो लोकधर्म सबके लिए सुविधाजनक होता है, बाबा जी के लिए भी, नेताजी के लिए भी, सेठ जी के लिए भी, पापा जी के लिए भी, मम्मी जी के लिए भी, ताऊ जी के लिए भी। और सत्य सभी के लिए चुनौती जैसा होता है। तो इसीलिए लोकधर्म के साथ बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ी भीड़। आपसे मैं कहूं, सोचिए, लोक धर्म की ताकत समझिए। आपसे मैं कहूं कोई आदमी धार्मिक है, तुरंत आपके मन में किसकी छवि आती है? स्कॉलर की, फिलोसोफर की, दार्शनिक की, चिंतक की आती है क्या? बस यही है, ये लोक धर्म की जीत है। उसने धर्म का मतलब ही क्या बना दिया है? पुरातन पंथी, पोंगा पंडित। जैसे ही मैं कहूं कि एक धार्मिक आदमी कैसा दिखता होगा, आपको तुरंत याद आएगा ऐसे ही कोई अपना कुछ कपड़े लगते ऐसे हैं, इधर उधर की बातें कर रहा है, बहकी बहकी। आपको स्कॉलर, विद्वान, ज्ञानी थोड़े ही याद आएगा धर्म बोलते ही। ये जीत है लोक धर्म की। एक जो और भूल हुई भारत में, वो आपसे मैं निवेदन कर देता हूं। जिन्होंने सच्चाई जानी, सच्चाई में प्रवेश करने के लिए समाज से सबको अलग होना पड़ता है थोड़ी देर को, वो भी अलग हुए। उसके बिना आप सच्चाई नहीं जान पाओगे। समाज से अलग होना माने ज़रूरी नहीं है शहर छोड़ के ही चले जाओ, शहर के भीतर रहकर भी थोड़ा एकांत ढूंढना पड़ता है, तभी आप जिंदगी को समझ पाते हो। ऋषियों ने भी ऐसे ही करा। ऋषि तो सिविलाइजेशन ही, सभ्यता ही छोड़कर बाहर निकल गए, जंगल पहाड़ इधर उधर जाकर के बैठ गए, ठीक है ना। और वहां उन्हें जाकर पता चला कि बात क्या है। वहां से निकलती है श्रुति, सत्य, वास्तविक धर्म। जो एक गलती हुई वो ये कि उन्हें अपने एकांत से प्यार हो गया। उन्हें पता चल गया सच्चाई क्या है, पर उन्होंने एकांत छोड़ा नहीं। सत्य को समाज तक लेकर नहीं आए। तो भारत में सत्य तो रहा, लेकिन समाज अपने पुराने सड़े गले तरीकों से ही चलता रहा, क्योंकि जिनके पास सत्य रहा वो अलग अकेले जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा मुझे मूर्खों के बीच में जाना ही नहीं है। अब जैसे अद्वैत वेदांत है, तो उसमें दो सत्य चलते हैं। बोले एक तो पारमार्थिक सत्य है जो असली बात है, जो ऋषियों ने जाना, वो असली चीज है। लेकिन व्यवहारिक तल को भी आपको आश्चर्य होगा, वहां सत्य ही बोल दिया जाता है, व्यवहारिक सत्य है जो ये चलता है। तो व्यवहारिक सत्य माने जो चल ही रहा है, जो व्यवहारिक है, तो उसमें तो फिर सब कुछ ठीक चले, जाति पाति समाज में जो भी चल रहा है वो व्यवहारिक सत्य है। तो ये जो दो बातें कर दी गई ना,
और ये प्रयत्न बहुत कम हुआ कि मैं परमार्थ को व्यवहार तक लेकर आऊंगा, कि मैं सत्य को समाज तक लेकर आऊंगा। ये एक कमी रह गई। सत्य शोधक तो बहुत हुए, पर जो सत्य शोधक हुआ वो सामाजिक क्रांतिवीर बनने से परहेज कर गया। क्यों कर गया? बोला मुझे मूर्खों के बीच में जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना, मैंने जान लिया, मैं अपना मस्त हूं, अब ठीक है, मुक्त हो गया, मैं जीवन मुक्त हूं, मैं इनके बीच जाके सर थोड़ी फुड़वाऊंगा। ये एक रह गई बात। हाँ, इतना उन्होंने कर दिया कि तुम जानना चाहते हो तो मेरे पास आ जाना, फलाने जंगल में फलाने उतनी दूर जाकर के आश्रम है, तुम्हें अपने समाज से अब उकताहट हो रही हो, तुम्हारे भीतर बेचैनी उठ रही हो कुछ जानने की, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूंगा कि अब मैं अपनी ओर से उठ करके तुम्हारे शहरों में और गांवों में आऊं और शहर शहर घूम करके तुमको जगाऊं। ये एक कमी रह गई। नॉलेज वर्टिकल बना, उसकी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड नहीं होने पाई, आम आदमी मूर्ख ही रह गया। तभी भारत में ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिलता है और गिरे से गिरा अंधविश्वास भी मिलता है। दहेज हत्याएं और कहीं होती हैं क्या? बोलो, आदमी दूसरे आदमी को अछूत बोल रहा है, ये कहीं हुआ क्या? और ज्ञान भी ऊंचे से ऊंचा और कहीं हुआ क्या? ये भारत का विचित्र विरोधाभास है। परमार्थ अलग, व्यवहार अलग। अरे वाह, शोर भी तो तुम ही मचा रही थी, यही थी? रत्नामाचार्य जी, कि ये रानी लक्ष्मीबाई इतना कैसे कर लड़ती गई और बाद में हार कैसे गई? लड़ती गई क्योंकि उन्होंने ख्याल नहीं करा कि और लोग क्या बोल रहे हैं। हार इसलिए गई क्योंकि जिनका ख्याल नहीं करा फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। मेरा एक और क्वेश्चन है। ये वाली समझ में आई बात? है कि हम रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए नहीं याद करते कि वो हार गईं, हम इसलिए याद करते हैं कि वो लड़ गईं। और वो लड़ गईं क्योंकि उन्होंने बहुत नहीं सोचा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उस समय पर बेटा औरतें लड़ाई करने नहीं उतरती थीं, और खासकर माएँ तो बिल्कुल नहीं उतरती थीं। और वो माँ जिसके पास छोटा बच्चा हो वो तो और ना आए, और वो औरत जो अभी अभी विधवा हुई हो वो तो एकदम ही ना आए, और ऐसे के खिलाफ तो बिल्कुल ही ना आए जिसके खिलाफ जीतने की संभावना ही बहुत कम हो। हम इसलिए लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, यहां पर उनका गौरव है। बोली सारी स्थितियां मेरे प्रतिकूल हैं, सोसाइटी तो छोड़ दो, मेरी आइडेंटिटी ही वर्जित करती है मुझे लड़ने से। मैं औरत हूं, मैं विधवा हूं, मैं मां हूं, मेरी आइडेंटिटी ही कहती है कि तुझे लड़ना वड़ना नहीं चाहिए। और सोसाइटी क्या बोलती है? छोड़ो ना ये सब, क्या बेकार की बात। और सामने ये खड़े हुए हैं ये बड़े बड़े ये अंग्रेज अपनी ये सब लेकर के, और उन्होंने क्या रखा है कि आप इतना अलग हो जाइए। वो तो रानी के साथ संधि भी करने को तैयार थे, बोल रहे आपको इतना पैसा वगैरह दे देंगे, आपकी जिंदगी मस्त चलेगी। वो बोली नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। हार क्यों गई? क्योंकि बेटा बाहर की दुनिया में जीतने के लिए जरूरी होता है कि दूसरे भी सपोर्ट करें। अगर श्री कृष्ण होते, अर्जुन होते और गीता होती, लेकिन सेना नहीं होती, तो अर्जुन नहीं जीतते, अर्जुन नहीं जीतते। तो जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई की महानता है, उसी वजह से फिर उन्हें हार भी झेलनी पड़ी। महानता किसमें है? कि किसी का ख्याल नहीं करा, बोली मुझे जो सही लग रहा है वो करूंगी।
बच्चे को पीठ पे बांध के लड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ती। मुझे नहीं ठीक लग रहा कि मुझे छोड़ना चाहिए, आप ये लेके आए हो अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मुझे इसमें अन्याय दिखाई दे रहा है, मैं नहीं छोड़ दूंगी। ये चीज उनको महान बनाती है, महान बन गई। लेकिन उस समय जो समाज ऐसा था और जो राजे रजवाड़े थे ऐसे, उन्होंने ज्यादातर ने समर्थन नहीं किया। बेटा 1757 में अंग्रेजों की कहानी शुरू होती है और जब आप 1857 में भी आ जाते हो तो पाते हो कि ब्रिटिश जीत अभी भी इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत सारी भारतीय रियासतों का समर्थन हासिल था। तो भारतीय कह रहे थे हम अपने ही लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, हम किसका कर देंगे? अंग्रेजों का कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारे क्षुद्र स्वार्थ हैं, क्योंकि हमारी निष्ठा सत्य मुक्ति आजादी की तरफ नहीं है, हमारी निष्ठा हमारे संकीर्ण स्वार्थों के प्रति है। बहुत सारे तो सीधे सीधे खरीदे गए, कुछ को धमका दिया गया, कुछ को खरीद लिया गया, और कुछ अपने पड़ोसी राज्यों से इतनी जलन करते थे कि बोले अभी पड़ोसी राज्य को जलाने के लिए, मारने के लिए, गिराने के लिए अगर अंग्रेजों के सामने सर झुकाना पड़े तो ठीक है। निष्ठा किसी ऊंचाई की तरफ थी ही नहीं, निष्ठा किसकी तरफ है? अपने जो अहंकार के छोटे छोटे सरोकार हैं उनके तरफ निष्ठा है। और ये बात कोई सिर्फ राजा में नहीं है, याद रखिएगा। मैंने कहा था ना, पलट कर बोलना चाहिए, पलट कर बोलो। क्या? यथा प्रजा तथा राजा। इंसान को सत्य के प्रति निष्ठा तो धर्म सिखाता है। जब धर्म की जगह लोक धर्म ले लेगा, जब भीतर ही गड़बड़ हो जाएगी, तो वो भीतरी गड़बड़ बाहर हर तरीके से दिखाई देती है। जो आदमी भीतर अहंकार के पराधीन हो गया, वो बाहर भी अब किसी बाहरी ताकत के पराधीन होकर रहेगा। तुम्हें सीखना है वो क्या? जो चीज सचमुच मेरी है वो मैं किसी को नहीं दूंगी। कोई मेरे साथ आए चाहे नहीं आए, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो बेचारी चाहती, वो भी लंबा जी सकती थी, बहुत कम उम्र थी उनकी, जान दे दी। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, जो चीज मुझे ठीक लगती है मैं वही करूंगी। जीत मिले चाहे हार मिले। दुनिया यही तो धमकाएगी कि हरा देंगे, हरा देंगे। तो हारना मंजूर है, झूठ के सामने झुकना मंजूर नहीं है, अन्याय झेलना मंजूर नहीं है। अभी ये सब बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें, मोटे मोटे शब्द हो गए। अभी आप धीरे धीरे बड़े होगे। जो हमारी आज बात हुई है ना, इसको और सुनना, बड़े होते होते सुनना, हर 6 महीने में सुनना। ये काम आपकी मम्मी कराएंगी आपको। कहाँ है? हाथ उठाइए माता जी। हाँ, क्योंकि अभी तो जो मैंने बोला है वो क्या बेचारे को कितना समझ में आया होगा। बेटा इतना समझ में आया है कि जो चीज सही है वो करनी है। इतना आया समझ में? जो चीज सही है वो जरूर करनी है, भले कोई कितना भी डराए, डरना नहीं है। ठीक है? मम्मी बार बार ये वीडियो दिखाएंगी आपको। मम्मी ने नोट्स भी बना लिए हैं, मम्मी सब नोट्स भी पढ़ाएंगी आपको। ठीक है? बाकी और कोई खड़ा हो कि नहीं खड़ा हो, अगर सही लड़ाई लड़ोगी जिंदगी में तो एक आदमी जरूर खड़ा होगा तुम्हारे साथ, पक्का। जब तक तुम बड़ी होगी, मैं एकदम बूढ़ा हो चुका हूँगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ये कहने को होगा कि तुम्हारे देश में एक तो मर्द है, बूढ़ा ही सही, with you in the right battle always. वेलकम। आपको खुशी होगी
इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।